देखो नेक्स्ट न्यूज जो हमें पढ़नी है दैट इज रिलेटेड टू वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 12+1+1 है, मतलब 12 कंट्री है। एक फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है, और एक यहां पे और है फोकलैंड आइलैंड। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं यूके से। ठीक है, फोकलैंड करंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, तो ये टोटल कंट्रीज हैं इस कॉन्टिनेंट में। तो हमें इस न्यूज के बारे में एक तो ये ध्यान रखना है कि जो निकोलस मुद्रो थे ये वेनेजुला के प्रेसिडेंट बने थे 2013 में, तो तब से ये पावर में थे। तो ये एग्जाम में स्टैटिक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पेन चलाओ, पेन। हाँ, कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद इनको डिटेन किया गया है एग्जैक्टली ऑन 3 जनवरी 2026। 3 जनवरी 2026 को इनको डिटेन किया गया है अलोंग विद हिज वाइफ। ठीक है, और इनकी वाइफ का भी नाम ध्यान रखना आपको, सीलिया फ्लोर्स। ठीक है, देन इसके बाद जो रिप्लेसमेंट में प्रेसिडेंट बनी है डेल्सी रोड्रिगज। ये पहले यहां पे वाइस प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो उसके बाद अब ये प्रेसिडेंट बन गई हैं वेनेजुला की। देन आपको ध्यान रखना है वेनेजुला में लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और बस इतनी इंफॉर्मेशन वेनेजुला के बारे में ध्यान रखेंगे। और ऑपरेशन का नाम मैंने बता दिया था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। और वेनेजुला की कैपिटल काराकस, करैकस भी बोल देते हैं, क्रैकस बोल लो या काराकस बोल लो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में तो डिफरेंट नाम है, नेम है। तो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें यहां पे एंडीज माउंटेन रेंज है, एक हमें ये ध्यान रखना है, एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज। इसकी वजह से ही हमने पढ़ा था यहां पे 2 डेजर्ट भी हैं, कौन कौन से, आटाकामा और पैटागोनिया। पैटागोनिया डेजर्ट नीचे है, आटाकामा ऊपर है, यहां पे ट्राई जंक्शन पे, चिले, अर्जेंटीना और बोलिविया के। ठीक है, और ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक, आटाकामा। इसीलिए वहां पे एक तो नाइट्रेट रिजर्व मिलते हैं, दूसरा लिथियम रिजर्व भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। नाइट्रेट रिजर्व और लिथियम रिजर्व बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देन डन, इतना लिख लिया, कर दूं लेट, एज कर दूं। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील में एक रिवर है अमेजोन रिवर, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब बेसिन सबसे बड़ा, हाँ, बेसिन सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वो कैरी करके चलती है। एक रिवर में, किसी भी रिवर में इतना वाटर नहीं होता जितना उसमें है। ठीक है, तो वो बेसिन बड़ा होने की वजह से ही उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर हम पढ़ेंगे नाइल है, ठीक है, जिसको नील नदी बोल देते हैं, जो अफ्रीका में है। ठीक है, और लार्जेस्ट जो है वो अमेजोन है। ठीक है, इसके बाद जो एशिया में लार्जेस्ट है वो है यांगत्से रिवर, यांगजे रिवर चाइना के अंदर है। ठीक है, और इंडिया में लार्जेस्ट है गंगा रिवर। ठीक है, करीबन 2500 समथिंग की उसकी लेंथ है, मीटर की लेंथ है। नोट मीटर, किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। 2500 का मतलब तो 2.5 मीटर हो गया ना, 2.5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 2500 समथिंग किलोमीटर की रेंज है गंगा रिवर की। देन ब्राजील होगा, ब्राजील में ब्राजील रेन फॉरेस्ट है। यहां पे अमेजोन जहां से निकलती है, यहां पे ब्राजील रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ इसलिए बोला जाता है
कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीव करते हैं, तो इनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। ठीक है, हालांकि इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे ब्राजील के, जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने वो उनमें से मैक्सिमम को कट करवा दिया। ठीक है, तो वो ये बोल रहे थे कि भाई हम इतने सारे फॉरेस्ट को रखे हुए हैं, इतना सारा ऑक्सीजन दे रहे हैं वर्ल्ड को, सिर्फ हम ब्राजीलियन थोड़ी ले रहे हैं, उसके लिए आप पे करो। ठीक है, वर्ल्ड पे करे उसके लिए। ठीक है, नहीं तो हम उनको कटवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी जगह चाहिए, डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट से पैसा आएगा, तो वो पैसा या तो वर्ल्ड पे करे। ठीक है, उन्होंने ये बात रखी UNFCCC में कि भाई क्लाइमेट चेंज को बचाना है तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाना है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। क्या बेनिफिट है कि हम लोग इतने ज़्यादा ट्रीज एरिया को रखे हुए हैं, उसको कट करके हम भी तो इंडस्ट्री लगा सकते हैं ना आप लोगों की तरह, और हम भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पे करो। तो पे करने से मना कर दिया, तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीज को कट करवा दिया वहां से। ठीक है, एक लार्ज पोर्शन अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जेरस बोल्सोनारो के टाइम पे कट हो गया। ठीक है, अभी कौन है वहां पे प्रेसिडेंट? हमने ब्रिक्स के टाइम पे पढ़ा था, आयुष मेरी तरफ देख रहे हैं सर, क्या फायदा है? हाँ बताओ भाई मीत। क्या जो आपने पुराने आपने बताए, अभी करंट कहां से पता होगा? लूला डी सिल्वा, ये वहां के अभी प्रेसिडेंट है ब्राजील के। ब्राजील में 2 मेन इवेंट हुए हैं पिछले साल, पूछे जा सकते हैं क्योंकि पूछे नहीं गए पिछले साल वाले में। एक तो ब्रिक्स समिट हुई, और नहीं, और एक और इवेंट भी हुआ ना, COP30 कहां हुआ है? फिर तो ब्राजील में ही हुआ, तो COP30 हुआ। तो ब्राजील में 2 इवेंट हुए पिछले साल, ब्रिक्स समिट और UNFCCC की COP30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, मतलब उनकी एनुअल मीटिंग, जो UNFCCC की एनुअल मीटिंग हुई है वो यहां पे हुई है। और 31 बता दो कहां होगी? बताओ भैया अनंत, करो ज्ञानवर्धन करो सबका। हाँ भाई, पता नहीं कहने से काम थोड़ी चलेगा, मैंने करवाया है आप लोगों को। एशिया में होगी, मैं बता देता हूं, अंटालिया तुर्की। वेरी गुड, अंतालिया तुर्की, ANTALYA, अंतालिया तुर्की के अंदर COP31 होगी। ठीक है, याद रखो, याद नहीं रखोगे तो फिर बेनिफिट क्या होगा पढ़ने का? डन। यहां पे कंट्री दिख रही है, यहां पे 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। इस पूरे लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब है वो कंट्री जो डायरेक्ट ओशियन में या सी में ओपन नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब जिनके चारों तरफ दूसरी कंट्री है, उनको लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो यहां पे 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, बोल्विया और पैराग्वे। यूराग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। एक ग्रुपिंग है मर्कासुर, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साउथ अमेरिकन कंट्रीज का। ठीक है, इस मर्कासुर का हेडक्वार्टर है मोंटेविडियो में, ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया। डन डन। नेक्स्ट न्यूज के लिए हम चलेंगे फिर से। ये रीजन अब की बार बहुत बना हुआ है, कौन सा? वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया रीजन है। वेस्ट एशिया बेसिकली ईरान, इराक, इजराइल, ठीक है, सीरिया और फिर अरेबियन पेनिनसुला। आई रिपीट, अरेबियन पेनिनसुला मतलब GCC प्लस यमन, इराक, ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया। ठीक है, और कुछ हिस्सा तुर्की का, इसको वेस्ट एशिया बोला जाता है। ये वेस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद आती है सेंट्रल एशिया,
सारे तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन, ठीक है। फिर साउथ एशिया, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नॉर्थ म्यांमार, मालदीव्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और फिर ईस्ट एशिया, चाइना, जापान और रसिया, ठीक है। और जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रसिया, तो ये ईस्ट एशिया में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। तो यूएस एंड रीजनल पार्टनर्स ओपन कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल इन कतर। तो कतर का एक एयर बेस न्यूज में था, अल उदीद एयर बेस इन कतर, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे एयर बेस जब न्यूज में होते हैं तो उन पे न्यूज आ जाती है, ठीक है, कि ये एयर बेस कहां पे है, ठीक है। तो ये अल उदीद एयर बेस, क्योंकि इस रीजन से सवाल तो बनेगा, अब वो क्या पूछेगा एग्जामिनर वो नहीं पता, ठीक है। तो ये एयरबेस कतर में है, ठीक है। और वहां नहीं कह रही, मैं कतरी कैपिटल बताऊंगी, बताओ। हाँ, वो पीछे से बता रहे, फिर मैंने सोचा दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, पहले पढ़ा है हमने, कतरी कैपिटल दोहा है, ठीक है। बैठ जाओ। एक दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हैं, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, वो WTO से रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी एनुअल मीटिंग होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी एनुअल मीटिंग होती है, सबकी एनुअल मीटिंग होती है। तो WTO की एक एनुअल मीटिंग हुई थी दोहा में, तो वहां पे उसमें कुछ मेजर चेंज करने की बात की गई थी। तो दोहा राउंड ऑफ टॉक्स नॉर्मली पूछा जाता है रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो दोहा राउंड ऑफ टॉक्स इज रिलेटेड टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वाला एरिया वैसे हमने पढ़ ही लिया है सारा का सारा। ये अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था ये यमन है, यमन में ह्यूदी रेबल ग्रुप है, ह्यूदी रेबल ग्रुप अभी सोच रहे हैं कि वो यहां पे बब अल मंदाब, ये स्ट्रेट है, वो इस स्ट्रेट को कैप्चर करने की सोच रहे हैं अभी, ठीक है, कि हम चोक कर देंगे वर्ल्ड ट्रेड को अगर ज्यादा लंबे टाइम तक वॉर चला तो जो मैंने पढ़ाया था, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको एक्टिवेट कर रहा है धीरे धीरे ईरान, ठीक है। और यहां पे ये वाला जो स्टेट है ये होर्मुज स्टेट है, तो ये पूरा उन्होंने कब्जे में ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये कतर है, बहरीन, और यहां पे है खर्ग आइलैंड जो हमने पढ़े थे, तो कई बार पढ़ लिए हैं अब तो। ये पर्शियन गल्फ है पूरा का पूरा। ये रेड सी, तो ये गल्फ ऑफ एडन नीचे, मतलब गल्फ ऑफ एडन इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, और वैसे तो ये सारे ही इंडियन ओशियन का पार्ट है, पर्शियन गल्फ भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, रेड सी भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, ये सारे इंडियन ओशियन के ही पार्ट है। तो गल्फ ऑफ एडन से बल ऑफ मंदाव के थ्रू रेड सी से ये सेनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट है, ये कंट्री इजिप्ट है, इजिप्ट कैपिटल कायरो, ठीक है। और जो हम नील रिवर की बात कर रहे थे वो इजिप्ट से होके ही जाती है और मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, ठीक है। और ये मत सोचना कि ऊपर कैसे जाएगी, मैप ऊपर है, वो तो ऐसा सब कुछ फ्लैट है ना, ठीक है। तो ये सेनाई पेनिनसुला, हाँ दिमाग लगाए कोई कि भाई ऊपर कैसे जा रही है रिवर, ठीक है। तो सेनाई पेनिनसुला है ये, यहां एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है 1869 में, स्वेज कैनाल, क्योंकि इसके बनने से मेडिटेरेनियन सी से सीधा रेड सी से इंडियन ओशियन, और मेडिटेरेनियन सी से ऊपर हमने पढ़ा था बाल्कन पेनिनसुला और एपेनाइन पेनिनसुला, तो सीधा यूरोप में एंट्री है। तो अगर इंडिया से सामान जाना है या एशिया से सामान जाना है तो इस रास्ते वो आराम से यूरोप पहुंच जाता है। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से घूम के आओ पूरा का पूरा, वो लंबा रास्ता है जो वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था वो पाथ, ठीक है। तो वो बड़ा रूट है, करीबन 10,000 किलोमीटर बच जाते हैं, कम चलना पड़ता है अगर
स्वेज कैनाल से होके यहां से आ रहे हैं। तो ये दोनों, ये एक बड़ा ट्रेड रूट है, सारी एशियन कंट्रीज का सामान यहीं से जाता है, ठीक है। और इजिप्ट का मेन अर्निंग सोर्स भी यही है कि स्वेज कैनाल से जो टैक्स लेता है, क्योंकि आर्टिफिशियल कैनाल है तो वहां से पास होने पर वो टैक्स लेता है, ठीक है। तो उसका मेन अर्निंग सोर्स है इजिप्ट का, और वर्ल्ड ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा यहां से होता है, करीबन 40% के अराउंड। तो अगर बल्ब मंदाब को ब्लॉक कर दिया तो 40% रुक जाएगा, तो उसका प्रेशर बनेगा फिर सभी कंट्रीज पे, सब कंट्रीज पे प्रेशर बनेगा कि भाई बंद करे यूक्रेन उसे ईरान के साथ वॉर, रसिया और सॉरी यूएसए और इजराइल। बदले में ईरान ये मांग रहा है कि भाई जितना मेरा नुकसान हुआ वो कंपनसेशन दे दो, मतलब मोटे डॉलर वो उनसे मांगेगा डिमांड में, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। नहीं तो वो एनर्जी क्राइसिस का संकट पैदा हो जाएगा, ये दोनों बंद हो गई तो, ठीक है। और चीजें भी महंगी हो जाएंगी, कुछ चीजें आ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भी तो इंपोर्ट करते हैं इंडिया, तो वो कहां से आएंगी, ठीक है। और आएंगी तो महंगी होंगी, क्योंकि यहां से पास होने पे फिर ये एक्स्ट्रा डॉलर मांगेंगे, ठीक है। तो ये दो चोक पॉइंट हैं जो अभी ईरान के कब्जे में है। और यमन में ह्यूथी ग्रुप्स को इसीलिए मतलब पुराने टाइम से ईरान पे कर रहा है, उनको पैसा पे कर रहा है कि आप लोग कंट्रोल बनाए रखो यमन पे, क्योंकि यमन पे कंट्रोल का मतलब है कि बल्ब मंदाब को कंट्रोल करना। तो उनकी पुरानी स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं कि वो तो लंबे टाइम से इसे पैसा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उनका बहुत लंबा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कतर का एयरबेस। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज के लिए हम चलेंगे स्विट्जरलैंड। ये उससे ऊपर का हिस्सा देख लो जो अभी देख रहे थे, मतलब ये इससे ऊपर का हिस्सा ये है, ये मेडिटेरेनियन सी है नीचे, ठीक है। ये आइबेरियन पेनिनसुला जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल है। ये एपिनाइन पेनिनसुला और ये बाल्कन पेनिनसुला। तो इटली के बाद यहां पे एल्प्स माउंटेन रेंज है, एल्प्स माउंटेन रेंज। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि एल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप में है, ठीक है। जैसे यूराल माउंटेन रेंज रशिया में है, एंडीज माउंटेन रेंज अभी पड़ा साउथ कोरिया में, हिमालयाज इंडिया में है, ठीक है। तो ऐसे ही एल्प्स हैं, ठीक है। तो एल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप में है, तो वहां पे स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड है। इधर ऑस्ट्रिया है, इधर जर्मनी है, ठीक है, और इधर फ्रांस है, पूरा का पूरा ये फ्रांस, ठीक है। तो एक चीज और पढ़ लेते हैं यहीं पे, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस है। ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, अगर कभी नाम सुना हो तो। बहुत सारे लोग इंग्लिश चैनल को पार करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं कि उसको स्विम करके पार करते हैं इंग्लिश चैनल। तो इसको स्ट्रेट नहीं बोलते यहाँ पे। तो यूके और फ्रांस के बीच में ये जो पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज के बीच में है? फ्रांस और यूके के बीच में। डन। एक तो पढ़ने को मिल रहा है, फिर इतनी महंगी जगह घूम रहे हैं हम लोग, यूरोप वैसे तो घुमा नहीं जाए और यूरोप की भी टॉप मोस्ट कंट्रीज। डन। नेक्स्ट फिर से वर्ल्ड लीडर। अच्छा, पीछे वाली न्यूज में बाकी चीजें छोड़ी थी, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल होती है दावोस में, दावोस स्विट्जरलैंड में है। तो वहां पे वर्ल्ड के सभी लीडर्स अपने अपने एरोप्लेन लेके जाते हैं प्राइवेट, ये डिस्कस करने के लिए कि क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आयरनी है उसकी, पैराडॉक्स है कि भाई इतना एक पर्सन के लिए एरोप्लेन जाता है वो इतना, और एरोप्लेन एक ह्यूमन बीइंग पूरी लाइफ टाइम में इतना कार्बन रिलीज नहीं करता जितना एक एरोप्लेन एक दिन में कर देता है। तो आप समझो कि कितना उसका इंपैक्ट है। तो मेजर इंपैक्ट देखो उसका। तो फिर सभी वर्ल्ड लीडर अपने अपने एरोप्लेन लेके, और सिर्फ वर्ल्ड लीडर नहीं, जैसे इंडिया से ही बहुत सारे और लोग भी बुलाए जाते हैं। वो कुछ अलग में, कुछ अपने अलग प्राइवेट जेट में जाते हैं, कुछ नॉर्मल में जाएंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वो अलग में जाएंगे, ठीक है। होम मिनिस्टर जाएंगे तो वो अलग में जाएंगे। कई दिन तक वहां समिट रहता है और वहां पे करीबन हजारों लीडर अलग अलग जगह से, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी इंडिया के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर भी आते हैं उन वर्ल्ड लीडर से मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेने जाएंगे,
ठीक है, जैसे अभी पीछे से एक आर्टिकल छपा हुआ था कि महाराष्ट्र के जो सीएम है, कौन है महाराष्ट्र के सीएम? देवेंद्र फडणवीस इज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो वो हर साल जाते हैं, कह रहे ये हर साल क्यों जा रहे हैं, मुंबई में इतना इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र में इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला पा रहे। ठीक है, तो फिर उनके साइड वाई पिक्चर लीक हो गए थे कि ये तो घूमने जाते हैं और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आ रहे, सरकारी खर्चे पे घूम के आ जाते हैं हर साल। ठीक है, कि स्विट्जरलैंड घुमाते हैं दावोस में। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, IGO, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है जैसे G7 है, G20, ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ कोई कंपल्सन भी नहीं किसी का जाना नहीं जाना, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा, इनके फाउंडर आते हैं, तो छोटी छोटी कंट्रीज के लीडर तो वैसे भी आ जाते हैं कि भी इनसे बात करने को मिलेगा, इस बहाने हम लोग इन्वेस्टमेंट को लेके आएंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक देता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें हम लोगों का जो स्कोर है वो काफी लो रहता है। पिछले साल 131 था आउट ऑफ 148 कंट्रीज। मतलब जेंडर गैप का मतलब मेल फीमेल में कितना पार्शियलिटी है। ठीक है, अनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी तो हम वर्ल्ड में 131वें नंबर पे थे आउट ऑफ 148 कंट्रीज, तो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। आप लोग सोचो, आप लोग इंडिया में रह रहे हो, आप लोगों को फील नहीं हो रही कि इतनी इनइक्वालिटी तो नहीं है, तो समझो उसके बावजूद हम 148 में हैं, तो मतलब वर्ल्ड में कितनी इक्वालिटी होगी मेल फीमेल्स में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग भी रह रहे हो तो आपको दिख रहा है कि इतनी इनइक्वालिटी तो नहीं है, स्टिल हम 148 में हैं, तो बाकी कंट्रीज हमसे बहुत अच्छा कर रही है फीमेल के लिए। इंडिया में जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है, जो वर्क फोर्स है काम में सिर्फ 20% फीमेल है, होनी चाहिए 50%, मेल 50 फीमेल 50, इक्वालिटी तो यही है, लेकिन फीमेल सिर्फ 20% है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी लगा था कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वुमेन्स को रिलैक्स किया जाए, मतलब उनको कुछ उसका मतलब गवर्नमेंट को बोलो लो बनाए और छुट्टी अलाउड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए कि पहले ही वर्कफोर्स गैप में इतना इनइक्वालिटी है, हमने ऐसा कुछ कर दिया तो और ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाएगी। उनका कहना कुछ हद तक सही था कि गवर्नमेंट तो कर लेगी, प्राइवेट वाले तो हायर ही नहीं करेंगे वुमेन को। ठीक है, हाँ जी, आइसलैंड ने टॉप इसमें किया था, आइसलैंड ने। सेकंड रिपोर्ट लिखो, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स देता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हु गिव्स ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, हु गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और तीसरा है, वैसे तो एक ही देता है, लेकिन तीसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, बोलो या इंडेक्स बोलो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, कि कौन सी कंट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि वहां पे कितना ज्यादा कंपटीशन है, कितना ज्यादा मतलब कम वहां पे क्या बोलेंगे उसको, अपॉर्चुनिटी कितनी है, अपॉर्चुनिटीज कितनी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव होने का मतलब है कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट भी यह पब्लिश करता है। ठीक है, और इसकी एनुअल समिट दावोस में ही होती है। बहुत देता है ऐसे, तो पिछली बार लिखवाया था मैंने। अच्छा, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स भी लिखो भाई, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स करीबन 11 के करीब रिपोर्ट देता है ये। लेकिन जो मेन पूछी जाती है इसकी, वो ग्लोबल जेंडर गैप पूछी जाती है, या जो मैंने 3 लिखवाई है ये तीनों पूछी गई हैं एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम से पूछी गई, क्लैट में तो नहीं पूछी गई, लेकिन जब बाकी एग्जाम पूछ लेते हैं तो कहीं पे ही पूछी जा सकती है वो चीजें। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट पूछी गई है। वैसे करीबन 11 के करीब ये रिपोर्ट और इंडेक्स पब्लिश करता है। जन इसकी एनुअल मीटिंग फिक्स है, हर साल दावोस में ही होती है इसकी। ठीक है।